हेलो बेटा, आज आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सा यूनिट है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर अपना क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम। सबसे पहली बात आती है कि क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम का देखो बेटा मतलब होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है, सपोज कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स की इनकम है 10 लाख। उसका स्पाउस है मिसेस वाई, उसका इनकम 0 है। अब क्या करता है कि मिस्टर एक्स अपने टैक्स को कम करने के लिए, अगर मैं इस पे टैक्स लगाने जाऊं तो अपना वही वाला लगेगा 250 लाख पे 0 अप टू 5 लाख आपका क्या रहेगा 5%। फिर आएगा ग्रेटर देन 5 बट अप टू 10 लाख आपका लगेगा 20%। फिर आपका ग्रेटर देन 10 लाख लगेगा 30%। तो वो क्या करता है, अपने टैक्स को कम करने के लिए ये इनकम कहीं और शिफ्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या होता है, नोइंगली ट्रांसफर होता है। नोइंगली ट्रांसफर होगा जस्ट टू इवेट टैक्सेस। तो जब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कोई ट्रांसफरर अपना ट्रांसफरी को असेट देके चलता है या इनकम देके चलता है ताकि उसका टैक्स कम हो सके, तो इस चीज को रोकने के लिए आपके प्रोविजन आए क्लबिंग ऑफ इनकम के, ठीक है। हम वन बाय वन डील करते हैं। क्या बोलता है आपका, अब आप भी अपनी बुक में निकालो। देखो, सबसे पहली बात यही आती है, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है। आप पढ़ के देखोगे, क्लबिंग ऑफ इनकम की यही मतलब है, जब किसी पर्सन को अपना इनकम कम करना है, टैक्स का इवेजन करना है, इवेजन का मतलब चोरी करना है, टैक्स का कम टैक्स पे करना है, तो उस चीज को रोकने के लिए आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन आए सेक्शन 60 to 65 का। अब फर्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज मिस्टर ए के पास एफडी है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट आएगा उस एफडी पे 2 लाख रुपीज का, ठीक है। अब उसका ऑलरेडी इनकम है 10 लाख रुपीज का। उसकी वाइफ है मिसेज ए। मिसेज ए का इनकम है ही नहीं। वो क्या करता है, एफडी हमारा क्या हो गया, असेट हो गया। वो असेट को ट्रांसफर नहीं करता अपनी स्पाउस को, वो एक काम करता है, इनकम और असेट ट्रांसफर कर देता है। तो यानी कि अगर आप अपना असेट ट्रांसफर ना करके असेट से होने वाली इनकम को ट्रांसफर कर देते हो, नोइंगली ट्रांसफर कर देते हो, तो उस केस में ये माना जाएगा कि आप ये ट्रांसफर नोइंगली कर रहे हो, दूसरा टैक्स को बचाने के लिए कर रहे हो। तो ये 2 लाख का इनकम मिसेज ए के हाथ में ना जाके आपकी इनकम में ही ऐड करके चल देंगे। तो अब इनकम कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, ठीक है। समझ लगती है क्या है। देखो, इफ अ पर्सन ट्रांसफर टू अनदर पर्सन हिज इनकम फ्रॉम एन एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द एसेट। एसेट की ओनरशिप ना देके मैंने खाली उसका इनकम दिया, द इनकम फ्रॉम सच एसेट शेल बी डीम टू बी द इनकम। कोई भी चीज, अगर एक तो वर्ड आता है आपका इनकम, ठीक है। एक होता है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम का मतलब है कुछ भी हो ये चीज मान ली जाएगी। डीम्ड वर्ड यूज होता है आपके मान लिए जाने को, ठीक है। तो वो बोलता है अगर कोई ट्रांसफर है, वो ट्रांसफरी को एसेट ट्रांसफर ना करके एसेट से होने वाली इनकम को ट्रांसफर करता है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसके हाथ में उस इनकम को ऐड कर दिया जाएगा, ट्रांसफरी के हाथ में नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, रेवोकेबल का मतलब क्या होता है, रेवोकेबल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज दी है तो ये एग्रीमेंट में है कि आपको वो वापस में ही मिल जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं रेवोकेबल ट्रांसफर। अगर आप कुछ चीज रेवोकेबल, मैंने आपको कोई एसेट दिया या इनकम दिया, रेवोकेबल ट्रांसफर में दिया कि आप ये ले लो,
अब मैं आपसे 3 साल बाद 4 साल बाद ले भी लूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने 4 साल की इनकम को शिफ्ट कर रही हूँ किसी और के ऊपर, क्योंकि मेरा इनकम बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। मतलब 30% के स्लैब में आने लग गई, मतलब मेरा इनकम 10 लाख के बियॉन्ड जाने लग गया, 50 के बियॉन्ड चले गया, मैं सरचार्ज में चले गई। तो मैं किसी ऐसे पर्सन को दे दूँ उसका इनकम 0 है, ठीक है, उसको तो 2.5 लाख वैसे भी टैक्स नहीं देना 2.5 लाख तक। तो ऐसे केस में अगर रेवोकेबल अगर बेटा इररेवोकेबल है, इररेवोकेबल का मतलब होता है कि आपने दिया, आपका वापस ही नहीं आएगा, इसका मतलब उस इनकम तो उसी की आने वाली। अगर ऐसा केस है तो आप यहाँ कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन रेवोकेबल का केस है, यानी कि आप बोल रहे हो कि आप ले लोगे, तो उस केस में ये डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसकी। क्या बोलता है, इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट शेल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। यानी कि अगर आप ऐसा ट्रांसफर करते हो तो वो ट्रांसफरर की इनकम में ही ऐड होगा, ट्रांसफरी की इनकम में ऐड नहीं होगा। लेकिन वो बोलता है it may be noted that even if an insignificant part of the income out of the transfer asset ensures to the benefit of the transfer, the whole of the income shall be। वो ऐसा बोलता है कि चाहे एक छोटा सा पार्ट ही बेनिफिट क्यों ना दे रहा हो, लेकिन इनकम आप पूरी रिकॉर्ड करके चलोगे। ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना, बस ये है कि अगर आपने इनकम ट्रांसफर किया तो उस केस में अगर रेवोकेबल ट्रांसफर है ऑफ असेट्स है तो उससे होने वाली इनकम को किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है, अ ट्रांसफर कंटेनिंग एनी प्रोविजन फॉर द री ट्रांसफर, यानी दोबारा ट्रांसफर होगा उस चीज का। ए ट्रांसफर विच इन एनी वी गिव्स द ट्रांसफर राइट कि आप दोबारा उस चीज को ले भी सकते हो। तो रेवोकेबल ट्रांसफर आपका ये हो गया। यानी फर्स्ट हमने पढ़ा कि अगर आपका असेट ट्रांसफर नहीं होता, असेट के अलावा आपका असेट से होने वाला इनकम ट्रांसफर होता है, तो उस केस में आपको ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है उसकी इनकम को उसकी इनकम मान के उस पर टैक्स कर लिया जाएगा। फिर आ गया आपका, अगर आप रेवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि ऐसा है कि आपको दोबारा रिटर्न बैक आएगी वो चीज, तो उससे होने वाली इनकम को आप क्या करोगे, उससे होने वाली इनकम को ट्रांसफरर की इनकम में ऐड करके चलोगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर होते हैं आपको। पढ़ना है तो पढ़ के देख लो एक बार। ठीक है, आपका आ गया, फिर आ गया इनकम ऑफ स्पाउस। इनकम ऑफ स्पाउस का क्या मतलब है, देखो अब वो बोलता है फॉलोइंग इनकम्स ऑफ द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। इनकम ऑफ द स्पाउस बाय वो, अब मान लो मिस्टर ए है, उसका किसी कंसर्न में, अब कंसर्न कुछ भी हो सकता है, कंसर्न में भी कंपनी में भी फर्म, कुछ भी हो सकता है। अगर मिस्टर ए का इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कैसा इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब भी देखेंगे कैसा है, क्या मतलब है। मिस्टर ए का अगर किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से स्पाउस को कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, एक्सेट्रा का पेमेंट होता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो इसके चलते हो रहा है, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो ये इनकम आपका मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगा। क्लब का मतलब क्या होता है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल के चलता है कि अगर मान लो किसी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उससे होने वाली इनकम अगर स्पाउस को हो रही है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये इनकम ट्रांसफरर को ही हो रही है। ट्रांसफर इन द सेंस कि उसके जो इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसको हो रही है, और वो आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा आपके इनकम में। क्या बोलता है, द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। इनकम ऑफ द स्पाउस बाय वे ऑफ सैलरी मिल रहा है उसको, कमीशन मिल रहा है, फीस मिल रही है, अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन मिल रहा है उस कंसर्न में जहां पे उस इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, सब्सटेंशियल का मतलब है अगर वो कंपनी है तो आपका जो इंडिविजुअल है उसका 20% का वोटिंग राइट होना चाहिए उस कंपनी में। वोटिंग राइट का क्या मतलब है कि आपने कंपनी के शेयर्स लिए, आप शेयर होल्डर बन गए, तो जितने शेयर्स आपके होंगे उसका प्रोपोर्शनेट आपके पास वोटिंग पावर होता है कि आप मीटिंग्स में जाके वोट कर सकते हो। तो अगर उस इंडिविजुअल का 20% एटलीस्ट वोटिंग पावर है तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर मैडम ये कंपनी नहीं है, अगर फर्म है, तो उस केस में आपका 20% प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा देखा जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है
कि अगर मान लो कि स्पाउस, अब जरूरी नहीं कि स्पाउस ऐसी ही हो कि भाई आपने अप्रोच लगा दी, उसको रख लिया सैलरी पे और उसको सैलरी दे रहे हैं, ऐसे नहीं। मान लो उसके पास कोई क्वालिफिकेशन हो, वो एमबीए हो, बीटेक हो, सीए हो और कुछ भी एक्सेट्रा डिग्री हो उसके पास, तो उस केस में माना जाएगा कि नहीं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग ही अपनी बलबूते पे उसने जॉब ली है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिल रहा है, तो उस केस में उसकी इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा इंडिविजुअल की इनकम में, यानी उसकी इनकम को अलग से ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। फिर आता है आपका इफ एन असेट इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नाइदर फॉर adequate consideration nor in connection with an agreement to live apart, the income from क्या बोलता है कि अगर कोई असेट आपने ट्रांसफर किया है हाउस प्रॉपर्टी ने, वैसा अगर आपने ट्रांसफर किया है अपने स्पाउस को और ना आपने उससे पैसे लिए हैं, ठीक है, लिए हैं तो बहुत थोड़े लिए हैं, और ऐसा भी कोई एग्रीमेंट नहीं था कि आप अलग अलग, आपका डाइवोर्स हो गया या जो भी है, अलग अलग रहने वाले हो, तो अगर ऐसा केस है तो इनकम को ट्रांसफर के इनकम में ऐड किया जाएगा। ठीक है। क्या बोल के चलता है कि अगर आपने इंडिविजुअल ने कोई असेट ट्रांसफर किया है स्पाउस को, अगर आपने असेट ट्रांसफर किया है स्पाउस को, या तो आपने बोला पैसे ही नहीं लूंगा, नहीं ले रहे, या आपने बोला चल ठीक है मैं दूसरे को बेचता तो 10 लाख में बेचता, तेरे को मैं चल 5 लाख का ही बेचता हूँ, यानी एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपका डाइवोर्स हो गया और आपको अलग अलग रहना है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपने एलिमिनी के बेस पे दे दिया हो या कुछ। ठीक है। तो उस केस में आपका ये माना जाएगा कि ये ट्रांसफर का ही इनकम है और ट्रांसफर की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा उस असेट से होने वाली इनकम को। समझ में लगता है। तो क्या बोलता है कि इनकम ऑफ स्पाउस, पहली बात तो अगर किसी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोले तो कि अगर कंपनी है तो आपका 20% का वोटिंग पावर होना चाहिए, अगर फर्म वगैरह है तो 20% का प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है और उस कंसर्न से स्पाउस को कोई सैलरी कमीशन इंटरेस्ट वगैरह की रेम्यूनरेशन की कोई इनकम हो रहा है तो ये माना जाएगा कि ये ट्रांसफर का इनकम है और उसकी हाथ में क्लब हो जाएगा। लेकिन नहीं हमारी घरवाली तो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तो उसके अगर उसके बेसिस पे उसको सैलरी मिल रही है तो वो स्पाउस के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपने कोई एसेट दिया है, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई एसेट दिया है और वो एसेट आपने या तो पैसे लिए नहीं और लिए हैं तो एडिक्वेट नहीं लिए और ना आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि आपको अलग अलग रहना है, तो उस केस में आपका ट्रांसफर का इनकम माना जाएगा। समझ में आता है। ठीक है। तो आपके 3 हुए। पहला था कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे, उसका इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी ट्रांसफर के हाथ में। अगर आपने रेवोकेबल ट्रांसफर किया यानी आपका रिटर्न बैक आएगा एसेट, तो उससे होने वाली इनकम भी आपका ट्रांसफर के हाथ में। तीसरा आपने देखा स्पाउस का। स्पाउस के केस में आपको क्या करना है कि अगर किसी का कंसर्न में कोई इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तब तो आपका सैलरी इंटरेस्ट वगैरह सारा ट्रांसफर के हाथ में, मतलब इंडिविजुअल के हाथ में। अगर ऐसा कुछ नहीं, वो पढ़ी लिखी है तो उसके खुद के हाथ में। और अगर एसेट ट्रांसफर किया है आपने हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, तो उस केस में या तो उसने लिया है तो बहुत कम कंसिडरेशन लिया है, कोई दूर दूर रहने का भी कोई ऐसा फैसला है नहीं, तो इसलिए उसका इनकम ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। आगे करें। आपका आता है इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ का क्या करते हैं कि किसी इंडिविजुअल ने अपने बेटे की वाइफ को कुछ ट्रांसफर किया, या तो बिना कंसिडरेशन के या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। यानी इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है असेट्स को, ये डेट याद रखना जरूरी नहीं है, तो अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है असेट को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ कौन सा हो गया आपका, सन का वाइफ हो गया, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच असेट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। यानी अगर किसी ने अपनी सन के वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर किया है तो उस केस में उससे आने वाली इनकम ट्रांसफर के हाथ में यानी ससुर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर आता है नॉर्मल सा, फिर आता है अगर आपने ट्रांसफर किया